तालीम पर अरबों रुपए खर्च है, सिंध में तरक्की नहीं तनज़ुली, होगा क्या? मैं हूं डॉक्टर सना गौरी और आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑन द न्यूज़। सिंध में तालीम का मसला कुछ नया नहीं, इस पे बारहा बहस होती रही। गोश्त स्कूलों की कहानी शायद शाज़ो नादिर ही आपने कहीं कहीं सुनी हो, लेकिन हाँ, सिंध वो सूबा है जो इस पे महारत रखता है। कई ऐसे इस्तिज़ा की वीडियोज़ आपके सामने आ चुके हैं जो कराची प्रेस क्लब के सामने आपको एहतजाज करते हुए तो नज़र आते हैं, लेकिन तालीम के नाम पे उनकी हायरिंग किस तरह हुई है, ये इस वक्त अभी तक कोई जवाब देने के काबिल नहीं है। गोश्त स्कूल की कहानी खत्म तो हुई, लेकिन साथ साथ अभी भी इस्तिज़ा का मयार वहीं के वहीं है। हालिया दिनों में हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में तालीम का मयार और बजट कितना है। हम बहुत आसानी से दिफाई बजट की बात कर देते हैं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर चेक किया जाए तो हमें पता चलता है कि दिफा से कहीं ज़्यादा आप अपनी तालीम पर खर्च कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि सिंध वो सूबा है कि जहाँ पे मुख्तलिफ NGO सबसे ज़्यादा जो काम कर रही हैं वो तालीम पे ही काम कर रही हैं। ये मैं यूं ही नहीं कह रही, बाकायदा आप भी रिसर्च कर सकते हैं। तहकीक आपको ये बताएगी कि सिंध में कितनी NGOs हैं और कितने करोड़ों अरबों रुपए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तालीम पे डाल रही हैं। अगर NGOs ये काम कर रही हैं, NPOs ये काम कर रही हैं, तो वजीर तालीम इस वक्त सिंध में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे किताबों की बातें तो सामने आती हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बलूचिस्तान वो सूबा जिसको आप कहते हैं कि तरक्की की मंजिलों पे सबसे पीछे है, लेकिन हकीकत ये है कि हर 100 बच्चों के लिए भी स्कूल कायम है, बल्कि इतने स्कूल कायम हो चुके हैं कि शायद ये जवाब लेना पड़े कि स्कूल तो कायम हो चुके हैं लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे जो तादाद है वो किताबों में कहानियाँ हमें सुनाती है। इसी तरह से KP का हालात आप ले लें, KP में भी इस वक्त मसाइल कुछ यूं हैं कि इस वक्त आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बहुत ख़राब नज़र आएगी, लेकिन हुकूमती सतह पे काम करने वाले स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब तो क्या ही बात है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पंजाब वो सूबा है जो तालीम की शरह में सबसे आगे नज़र आता है। मसाइल क्या हैं सिंध के, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं अख्तर आराई साहब, आप माहिर तालीम। ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, मौका दिया। अख्तर आराई साहब, सबसे पहले तो आज जो रिज़ल्ट आया है 9वीं जमात का, उसके हवाले से आपके तासुरात पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि रिज़ल्ट अनाउंस कब होता है, इत्तलात कब आती हैं, अपलोड बहुत देर से होता है। और पहले ये होता था कि नंबर्स आपको शो हो जाते थे। मार्कशीट की कहानी तो 9वीं जमात में बाद में है, लेकिन नंबर्स तक शो नहीं हो रहे, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत मसाइल हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि बच्चे सुबह से परेशान हैं, इस्तिज़ा परेशान है कि उनको किसी तरह रिज़ल्ट मिल जाए। कभी वेबसाइट जो है उस पर रश की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कभी बच्चों को रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा, और ओवरऑल देखा जाए तो 7 पर्चों में पास होने वालों की तादाद बहुत कम है। क्या वजूहत समझते हैं आप इसकी? देखिए, इतनी कम भी नहीं है, मगर जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से तालिब इल्म की दिलचस्पी का मामला है, उस हिसाब से नताइज है। इस बार इतने बुरे नताइज ना ही मैट्रिक के थे और ना ही जो है 9 के हैं। तालिब इल्म को भी मेहनत अपनी जगह करनी है, बाकी रही नताइज, क्योंकि तालिब इल्म इसलिए परेशान है, टेक्नोलॉजी का दौर है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और वेबसाइट, अगर बोर्ड की वेबसाइट को आप कनेक्ट करेंगे तो नताइज आपको मिल ही जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे पास ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के पास इसकी PDF फाइल मौजूद है, अगर कोई हमें करेगा हम उसको सेंड कर देते हैं। अच्छा, अख्तर आराई साहब, पहले ये होता था कि नंबर शो हो जाते थे कि टोटल मार्क्स कितने आए हैं, चाहे बच्चा जितने भी पर्चों में पास हुआ हो। ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है। टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें नंबर शो होने चाहिए और रिजल्ट और बेहतर आना चाहिए, यानी कि कबल वक्त आना चाहिए, क्योंकि जब जिन बच्चों की सप्ली आती है वो बच्चे इन 2-3 माह में तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि साथ साथ मैट्रिक के पेपर साथ हैं, और साथ में अगर 1-2-3 सप्लीज आ जाएं तो 10 पेपर की तैयारी कैसे मुमकिन होगी। नताइज कबल वक्त हो, मार्कशीट का इंतजार ना करना पड़े, इलेक्ट्रॉनिकली जैसे ही 7 पास हुए हैं सबको मार्क्स शो हो जाना चाहिए। ये हमारा मुतालबा हमेशा से रहा है, और उम्मीद है कि अभी बोर्ड, सिंध के बोर्ड, पाकिस्तान के बोर्ड जो है अपग्रेड कर रहे हैं अपने सिस्टम को। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और ये सहूलत भी वो हमें मुहैया कर देंगे।
अच्छा अक्सर आयशा मैंने ये देखा कि आपकी एक जद्दोजहद रही है, आपने काफ़ी इस पर स्ट्रगल की। ख़ास तौर पर हमने देखा कि कोविड में भी आपने मुख्तलिफ तजावीज़ आप देते रहे और उसकी बेहतरी की भी हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है ये इसी टाइम पे आना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त अक्टूबर की ये तारीख हो चुकी है, आगे हम समझते हैं कि मार्च में इम्तहानात होंगे, तो ये तारीख के मामले को भी दुरुस्त होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? मैं यही अर्ज कर रहा था कि अभी 3 या 4 महीने पहले रिजल्ट देना, अगर किसी बच्चे को इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम है, वो चाहता है कि हम इम्प्रूव करें, तो हाउ ही कैन लर्न। जाहिर है उन बच्चों को मुश्किलात पेश आती हैं, इतनी शॉर्ट टर्म में कोई गोल के पिया नहीं जा सकता। तो ये चाहिए कि वक्त पे नताइज हों, ई मार्किंग होनी चाहिए और वक्त पे नताइज आने चाहिए, ताकि जो है बच्चे अपनी मेहनत करें। ये तो हमारे हमेशा से मुतालबा रहा है और जिस पे बड़ी सुस्त रवि से काम हो रहा है। मुझे याद है कि सईदुद्दीन साहब हमारे कराची बोर्ड के जब चेयरमैन थे, तो ये आज से 7-8 साल पहले की बात है कि उस वक्त इस बात पे कोशिश जारी थी। वो कहते थे कि विद इन 2 ईयर सब कुछ हो जाएगा, मगर विद इन 2 ईयर हो ही नहीं सका। तो जब लेट तरक्की होती है, यानी कि उस वक्त फिर जाहिर डिमांड और बढ़ जाती है। अभी एआई का दौर आ गया है, अभी ई मार्किंग अभी हुई, स्टार्ट में हुई, अब तो चेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करनी चाहिए। तो हम बहुत पीछे हैं। हम्म। अच्छा सर, ये भी मुझे बताइएगा कि अभी तक भी इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, शायद हम जुबान पे नहीं लाते, अब भी स्कूल बिकते हैं, बोर्ड्स बिकते हैं, तालीमी जगहों को बेचा जाता है और इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। मैं इसको माफिया कहूँ तो गलत ना होगा, हालांकि ये माफिया का लफ्ज़ एजुकेशन के साथ जोड़ना बड़ी अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या आपके इल्म में है कि ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल, ऐसी आवाजें आती रहती हैं और हो भी रहा है, मगर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। जब तक हमारे वालिदैन, हमारा तालिब इल्म जो है वो इस बात को डिस्करेज नहीं करेंगे, जब वो खुद जो है बच्चा स्कूल जाता नहीं है, वो चाहते हैं कि बस हमारे बच्चे के फॉर्म चले जाए, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, वो सोशल मीडिया पे बिजी है और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करता है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल बुरा हो सकता है। फिर वो बाद में अपने उन बच्चों के को कवर करने के लिए फिर वो खुद बोर्ड ऑफिस पहुंच जाते हैं या इस तरह के इंतजाम करते हैं। जब रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों बराबर के शरीक हैं, जब ग्राहक ज्यादा मौजूद होंगे वो जाके सोर्सेज लगाएंगे और वो कोशिश करेंगे हमारे बच्चे का ग्रेड अच्छा आ जाना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नतायज आते हैं तो उसमें प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल में बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमारा बच्चे डॉक्टर बने। अमीरों के बच्चे फिर डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, उसके पीछे जाहिर यही बात है जो आप फरमा रहे हैं। लेकिन मैं अगर साहब आपसे तो कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स को डिस्करेज करना चाहिए। आप मुझे बताएं कि जो कुछ अभी मैं तकरीबन 2017 से इस वक्त सिंध में, स्पेशली कराची में तालीम का हाल देख रही हूँ, आप क्या समझते हैं कि जो बच्चे ने रिजल्ट दिया और बहुत पढ़ने वाला वो बच्चा था, उसके मार्क्स नहीं आ रहे थे, अगर घर में एक बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है तो पेरेंट्स तो सोचते हैं कि जनाब इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके पेपर्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको भी पता है कि 50,000 से 75,000, 1 लाख बोलियां लगती हैं और पेपर्स को पास करवाया जाता है। ये उनकी मजबूरी है और फिर स्क्रूटनी के नाम पे जो कुछ होता है, ये भी आपके इल्म में है कि जनाब इसमें लाखों रुपए, अरबों रुपए का जो है वो तालीमी इदारे, खासतौर पे मैं सिंध बोर्ड, कराची बोर्ड की बात करूं, तो स्कूटनी के मद में पैसे तो ले लिए जाते हैं, लेकिन स्कूटनी के मद में सिर्फ कहा जाता है कि हम मार्किंग को सिर्फ चेक करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन इसके अलावा और कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे कि अगर उनको ये डाउट हो कि जनाब उनका पेपर सही चेक नहीं किया गया? पेरेंट्स तो फिर जाएंगे, डिस्करेज कहाँ से होंगे? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, लॉ के मुताबिक जो स्क्रूटनी होती है वो रिकैलकुलेशन कहलाती है। जी। ये आप आसान जबान में समझने के लिए है कि उसकी रिकैलकुलेशन होगी। मार्किंग जो हो चुकी, जो एग्जामिनर ने नंबर दे दिए, चाहे वो गलत दिए, कम दिए, ज्यादा दिए, मगर वो सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं और दोबारा से रीअसेसमेंट नहीं कर सकते या मार्क्स दोबारा नहीं दे सकते। लॉ में है। इसको असेंबली में लॉ चेंज करना चाहिए या फिर इसमें लॉ में ये आना चाहिए कि स्क्रूटनी के अंदर
बेशक फीस डबल ले ले मगर पेपर आंसर कॉपी बच्चों को दिखाए। ये कानून ए लेवल ओ लेवल के अंदर चीजें मौजूद हैं कि अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो आंसर शीट दिखाई जाती है, फिर 6 माह के अंदर उस आंसर शीट को जो है वो स्क्रैप कर दिया जाता है। फिर ना बचेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली बात होती है। तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है। दूसरी तरफ आपका क्योंकि सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, हमारे जो चेकर्स होते हैं वो ज्यादातर बहुत सीनियर एज के लोग मौजूद हैं। हालांकि मैट्रिक बोर्ड ने इंटर बोर्ड ने नए चेकर्स की रजिस्ट्रेशन की है और उसमें काफी ज्यादा ट्रेनिंग्स भी की गई हैं, मगर यह है कि वो नाकाफी तस्वुर की जा रही हैं। और वही बात है कि इतने कम चार्जेस देते हैं कि वो थोरोली बैठ के ईमानदारी से कॉपी चेक नहीं करता। नंबर ऑफ पर्संस कम होते हैं चेक करने वाले, बस रिजल्ट बड़ी जल्दी बनता है। सर यहाँ पे रिवील कर दें आज। सर मैं चूंकि इस सारे सिस्टम का यूनिवर्सिटी लेवल पे पार्ट रह चुकी हूँ, मेरा ख्याल है कि आपको बता देना चाहिए, नाजरीन को भी पता होना चाहिए कि वो इस एक कॉपी के पैसे कितने मिलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये कोई 50 रुपीज से ऊपर नीचे होते हैं मेरा ख्याल अभी सर 30 रुपए होते हैं। आप कुछ आगे चले गए हो तो हमें अंदाजा नहीं है। ये हर किसी के पेपर यूनिवर्सिटीज के अलग चार्जेस हैं, मगर बोर्ड के सबसे कम से कम जो होता है मैट्रिक बोर्ड के चार्जेस होते हैं। एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर ये कि 35 to 50 के दरमियान है सर। जितनी देर में चाय का कप पी लेता है उतनी देर में वो 4 कॉपियां चेक करनी पड़ती हैं। और अपने घर वालों के हाथ में भी पकड़ा देते हैं कि जनाब तो कुछ कॉपियां आप चेक कर लें। जब 30 से 50 रुपए के दरमियान पैसे दिए जाएंगे तो यही कुछ हालात होंगे। जी यकीनन ये चीजें हैं। तो देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि दुनिया बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी आ गई है और हम लोग पिछले 8-10 सालों से सोच ही रहे हैं कि हम इस पे अमल दरामद करेंगे। इतनी सुस्त रवि से ये काम होंगे तो तरक्की कहाँ होगी। अब आप देख लेना अरबों रुपए की बजट गवर्नमेंट खर्च करती है। अभी बोर्ड के ऑडिट जो है 4 महीने का इनको टाइम दिया गया था, और क्योंकि बोर्ड के फाइनेंशियल मसाइल भी बहुत हैं बोर्ड्स के इनके पास, और हम तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से ये मुतालबा करते रहते हैं कि भाई आर्टिकल 25 के मुताबिक कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं या एनरोल होते हैं, जो कि पढ़ाई तो वहाँ है नहीं, आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, मगर उनकी चलो शुक्र है कि आपने उनकी बोर्ड की फीस माफ कर दी, वो आप अपनी बजट से देते हैं, जो कि देते भी नहीं है। जैसे हैदराबाद बोर्ड, मीरपुर खास बोर्ड और होते रहे कि हमें सैलरीज देनी है सिंध गवर्नमेंट, उसके मद में हमें पैसे नहीं दे रही, तो वो चेकिंग कॉपी के कहाँ से पैसे देगी। इसी तरह से हम मुतालबा करते रहते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों की भी क्यों फीस ली जाती है। अभी इनरोलमेंट की फीस इतनी ज्यादा जो 200 रुपए की होती थी आजकल वो 3000 के लगभग है। जो एग्जामिनेशन की है तो इतनी है। वाई वी शुड पे आर्टिकल 25 से हमें शेल्टर देता है। तो इस तरह से जब अरबों रुपए तालीमी मैदान में खर्च किए जा रहे हैं मगर ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आता। अभी आप देखें ना 4.5 इसमें इस तालीमी साल में 2024-25 में सिंध गवर्नमेंट ने तकरीबन 450 अरब रुपए जो है ना बजट रखा था। उसमें से यकीन कीजिएगा जो यानी कि तरक्याती बजट बहुत कम था, बहुत बढ़ाया 36% बढ़ा दिया, मगर अभी जो है वो इतना नहीं बढ़ेगा। बात यह है कि बजट बढ़ाना, बजट जमीन पे खर्च होता है नहीं होता है, बोर्ड्स पे खर्च होता नहीं होता, तालीम की तरक्की लिए होता नहीं। गोस्ट स्कूल इतने ज्यादा गोस्ट स्कूल है कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी सिर्फ नाम के बच गए हैं। अभी आप सोच रहे हैं कि 2000 स्कूल और हम बना लें, ठीक है। अब कैसे पॉसिबल है कि जब पहले से ही आपके पास तकरीबन जो है ना 6000 स्कूल के लगभग ऐसे स्कूल हैं, या तो वो गोस्ट है या तो वो जमीन पे है नहीं है, या तो तकरीबन ऐसे ऐसे स्कूल मौजूद है जिनमें एक बच्चा भी इनरोल नहीं है। आप एनरोलमेंट बढ़ाने की बातें करते हैं तो आप तालीम फ्री दे ही नहीं पाते। तो इस तरह के मामला बहुत हैं। इस वक्त माशी मसाइल बहुत ज्यादा हैं हमारे पेरेंट्स के लिए। बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में कैसे लेके जाए। एक गवर्नमेंट टीचर है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में छोड़ के आता है, और चाहे वो 1500-2000 वाला हो, मगर वो गवर्नमेंट स्कूल में बाद में ड्यूटी करने जाता है या कभी नहीं भी जाता। और ये भी निशानदेही बहुत ज्यादा हुई है कि इतने ज्यादा टीचर जो है वो समझो कि हफ्ते में यानी कि कोई 50,000 से ज्यादा ऐसे टीचर हैं जो हफ्ते महीने में 1 बार 2 बार जाते हैं, तो वहां जाके पढ़ाएंगे क्या।
जब इस तरह का हाल होगा तो इसलिए हमारी जब इस तरह का हुकूमत हाल ऐसे होगा तो या हमारी वो हुकूमतें नाकाम इतनी होगी, ज्यादा हमारा सुपरविजन नहीं कर पाती है। सिस्टम नाकाम इसमें होगा। कसूर आवाम का है, कसूर उन लोगों का है। गवर्नमेंट अकेली क्या कर सकती है? जब हमारे अंदर से नियत ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं चलिए, कर सकते। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त अख्तर आए साहब मौजूद हैं। आप ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं बुलंद खान जुनेजो साहब। आप तर्जुमान हुकूमत सिंध से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। बुलंद, आपसे ख़ास तौर पे जानना चाहेंगे कि सिंध हुकूमत तालीम के शोबे में क्या क्या इकदाम कर रही है। जैसे कि अभी हम ख़बरें थी कि इस वक्त इंटर और मैट्रिक बोर्ड में जो भर्तियां हैं वो काफ़ी अरसे से बाकायदा भर्तियां नहीं हुई हैं, तो इस हवाले से भी कोई काम हुआ है? ओवरऑल सिचुएशन क्या है? बजट को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले जी, एजुकेशन जो है हमेशा बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट आई फील लाइक एलिमेंट होता है हर हुकूमत का, और हर हुकूमत यही चाहती है कि उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर बने। और इसी तरीके से सिर्फ हुकूमत बहुत टाइम से कोशिश अपनी जारी रख रही है इस मामले पे, लेकिन एजुकेशन की जो पॉलिसी होती है उसको इम्प्लीमेंटेशन में और उसके रिजल्ट्स मिलने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से जब से सरदार शाह साहब आए हैं तो उन्होंने जो भी पॉलिसीज पुश की हैं उनको एक्चुअली मटेरियलाइज होने में और ज्यादा आम तौर पर नजर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसमें कुछ चीजें जो हुई हैं वो ये भी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी कुछ स्कूल्स के साथ हमने थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमने कुछ स्कूल्स भी प्राइवेट सेक्टर के भी हवाले किए हैं, और गवर्नमेंट अपना किरदार भी अदा कर रही है। इसमें रिसेंटली तकरीबन 90,000 के करीब जो है नए टीचर्स अपॉइंट हुए ऑन मेरिट। बहुत टाइम से टीचर्स का फुकदान था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और वो जो है तकरीबन गैप पूरा हो गया है। शायद कुछ लोग और रहते हैं, पर्टिकुलरली वो भी जो है बहुत जल्द उस गैप को इंशाल्लाह पूरा करेंगे। और मोर देन दैट, जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला इनिशिएटिव है जिसको हर इकोनॉमिस्ट 6th रैंक करता है पूरी दुनिया में, उसको जो है बहुत ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे? ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे क्या हुकूमत सिंध कर रही है? आपने कराची में एनजेवी स्कूल देखा है? नहीं नहीं, मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ। एनजेवी स्कूल जो है वो कराची का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल्स है, जो तकरीबन 10 साल पहले तक बिल्कुल ही खत्म हो चुका था और ज़बून हालत में था, और उधर कोई भी पढ़ने के लायक 70 कुछ स्टूडेंट्स थे। इस वक्त उधर तकरीबन 2000 से जायद स्टूडेंट्स का पढ़ रहे हैं और आला तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आपको जाके देखना भी चाहिए, क्योंकि अक़ुव्वत एक NGO है जो सिंध हुकूमत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले मॉडल पे काम करता है, और उसी मॉडल पे उन्होंने वो स्कूल एनजेवी स्कूल जो है अडॉप्ट किया है और उसको वो चला रहे हैं, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे उधर जा रहे हैं तो उनको पैसे देने की जरूरत है। वो बच्चों को तालीम मुफ्त में मिली जा रही है, और जो हमारे स्टार स्टूडेंट्स हैं वो भी उनको वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज भी दी जा रही हैं। तो दैट्स एन एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये है कि रेप्यूटेबल इदारे जो एजुकेशन को समझते हैं, जो एफिशिएंट तरीके से वो डिलीवर कर सकते हैं, उनको जो है पाबंद किया जाता है थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और वो उस सारे मामले को देखते हैं विदाउट एनी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द मैटर, जिसमें जो है बच्चों की तालीम भी बेहतर होती है और एक एजुकेशन वाला सिस्टम भी बेहतरी की तरफ जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये कितना ये बजट जो है इस वक्त खर्च किया जा रहा है स्पेशली, और ये भी मुझे बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ और चीज़ें जो हैं वो रोनुमा होंगी, नज़र आएंगी। कब तक एक्सपेक्टेड है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं? क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि ये हम फ्लोर पे असेंबली फ्लोर पे हम देख चुके हैं कि MQM ने आपसे डिमांड की कि स्कूल एडॉप्शंस किया जाए। उस पर उन्होंने मुख्तलिफ NGO से बात की और उस पर पैसा भी लगाना शुरू किया, लेकिन फिर वो MQM भी एक तरफ बैठ गई, वो मामले आगे चले नहीं, वो उस तरह से लेके नहीं हुआ। और हालांकि इसकी बड़ी हाइप हुई थी कि MQM एडॉप्शन कर रही है, MQM जो है वो चीज़ों को लेके, आपने भी उनको वेलकम किया था कि जनाब ठीक है जनाब आप कर सकते हैं, आप लेके चलें। ये मामले ठीक क्यों नहीं हो रहे? क्यों किसी को अडॉप्ट करना पड़ता है? अगर मुझे ये नहीं पता कि MQM
ये कर रही है नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो दिखाएं, हमें शो दिखाएं कि उन्होंने कौन से स्कूल अडॉप्ट किया और क्या काम किया। बिकॉज सिंध हुकूमत तो बहुत टाइम से ये काम कर रही है। हुकूमत ने 2013 में एनजेवी को अडॉप्ट किया था और आज दिन तक वो बहुत ही कामयाब सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। और सिर्फ हुकूमत नहीं, ऐसे बहुत सारे दूसरे एनजीओज हैं, IBS अखर है, आपका इंडस है, हैंड्स है, बहुत सारे ऐसे दूसरे एनजीओज हैं जो इन स्कूल्स को अक्रॉस द प्रोविंस, सिर्फ कराची की बात नहीं होती ना, पूरे सूबे की बात होती है। हम सिंध की हुकूमत है तो पूरे सूबे में वो स्कूल जो है अडॉप्ट कर रहे हैं और स्कूल्स बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं विदाउट एनी पॉलिटिसाइजेशन। उसमें जो है हर किस्म का बच्चा, हर तबके का बच्चा तालीम हासिल कर रहा है और सक्सेसफुली जो है उस पूरे सिस्टम से निकल रहा है और आगे जो है वो और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, बुलंद बच्चे निकलते हैं वो कुछ को स्कॉलरशिप वो बाहर भी भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो अच्छा, मैं बुलंद आपकी बात से ही एक सवाल निकल रहा है, मटेरियलाइज करके दिखा रहे हैं। आपकी बात से सवाल निकल रहा है, मैं समझना चाहती हूँ उस बात को। आपने कहा कि आप मुख्तलिफ NGOs को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो स्कूल को रन कर सकें, ये तो एक तरफ मामला हो गया। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो अपना बजट है, क्या उसका भी बाकायदा प्लानिंग्स वगैरह सब कुछ चल रही हैं कि आपको NGOs को कितना देना है, खुद कितना लगाना है? आपके पास ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी प्लानिंग में यकीनन होंगी ना कि आपने यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो कितने लगाने हैं। जाहिर सी बात है, ये सारा कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू सारा कुछ प्लान होता है एंड इट इज विद द सपोर्ट ऑफ द सिंध गवर्नमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट की सपोर्ट के साथ ये सारा कुछ होता है। बिसाइड्स हमारी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं विद मुख्तलिफ NGOs, उनके अलावा जाहिर सी बात है हर जगह NGOs नहीं पहुंच सकते और सिंध हुकूमत का मैंडेट है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जो है वो हम अपने लोगों को फराहम करेंगे और हर हद तक जाएंगे फराहम करने के लिए। उस हवाले से जो है वो E-लर्निंग का भी बहुत सारा हम लोग जो है उस पर भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं थ्रू, ताकि अगर उस्तादों की कहीं कमी भी है तो वहाँ भी हम E-लर्निंग के थ्रू उनको जो है पढ़ा सकें। उसके अलावा जो है सिंध हुकूमत आपकी बहुत बड़ा बजट का जो हिस्सा है वो हमारी पेंशन में भी चला जाता है, जिसकी वजह से जो है दिखने में तो बजट जाहिर सी बात है सबसे बड़ा बजट जो है वो एजुकेशन का ही होता है। और एजुकेशन वाले हवाले से क्योंकि हजारों की तादाद में आपके प्राइमरी स्कूल्स हैं, हजारों की तादाद में मिडिल और हाई स्कूल्स हैं जिनको आपको जो है कवर करना होता है। उसमें तादाद में आपके उस्ताद हैं, टीचर्स हैं और जो रिटायर होते हैं उनको पेंशन देनी होती है। तो वो सारा मामला जो है वो इसी बजट से निकलता है। उसमें आपके डेवलपमेंट के बजट भी होते हैं और रेनोवेशन के भी होते हैं। बुलंद, मुझे एक बात बताइएगा, बुलंद कतई कलामी की माजरत, यहाँ पे सिंध में स्पेशली मैं देखती हूँ कि पूरे सिंध में एक बड़ी तादाद है NGOs और MPOs की जो कि तालीम के ऊपर काम कर रहे हैं। आपके भी इल्म में होगा, ये क्या अवाम को तासुर गलत है कि वो हमेशा तालीम के मामले में NGOs MPOs को सपोर्ट करके उनके स्कूल्स और उनके प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या आम लोगों को ये नहीं पता कि सिंध गवर्नमेंट ने कितनी फैसिलिटीज़ दे दी हैं और उनको जाना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स में क्योंकि अब तालीम का मयार बेहतर हो रहा है? मसले क्यों हैं? क्यों ये सिंध की आवाम ये सोचती है कि जनाब हमें किसी फ्री, अगर हम एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो हम NGOs और MPOs के ही चेन को पकड़ें, हम अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में ना डालें? क्या कहेंगे? लेकिन जो NGOs अगर NGOs कुछ काम कर रहे हैं वो भी सिंध हुकूमत के साथ ही कर रहे हैं, वो भी सिंध हुकूमत की फैसिलिटीज हैं तो उनके हवाले की जाती है ताकि वो ज्यादा बेहतर नहीं, वो तो कुछ है ना, ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जनरल तासुर यही होता है कि अवाम जो है वो यही चाहती है कि वो NGO वाले स्कूल में जाए कंपेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स। इसमें अवाम का भी गलत, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई गलत चीज सोच रही है, ना ही हुकूमत कोई गलत चीज कर रही है। जनरली हुकूमत का जो बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जिनको वो एक टाइम पर चलाना होता है तो उनकी एफिशिएंसी में, उनकी क्वालिटी में और NGO वाले क्वालिटी में फर्क होता जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए जो है सिंध हुकूमत जहाँ कर सकती है वहाँ जहाँ लोग अडॉप्शन के लिए अप्लाई करते हैं वो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन हो सकता है, SEF जिसको कहते हैं, या फिर कंप्यूटर अडॉप्शन हो सकती है, एक इदारा NGO जो है वो कर सकता है। तो उसको वो बहुत प्रमोट करते हैं, सिंध हुकूमत बहुत प्रमोट कर रही है। तो बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर वो NGOs या SEF जो है वो नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर वो लोग नहीं आ सकते, हार्ड एरियाज होते हैं।
तो उधर वो हुकूमत को जाने हैं, तो जाहिर सी बात है उधर बिल्कुल मयार में 19 मयार में कुछ फर्क जरूर होता है, इसमें मैं डिनाई बात नहीं करूंगा। और ये जनरली सिर्फ पाकिस्तान या सिंध का मसला नहीं, ये जनरली हर जगह ये मसला होता है। इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले इनिशिएटिव को नॉट ओनली दूसरे डिपार्टमेंट्स में बट एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा तरजीह देती है कि इस मैकेनिज्म में हमारी बहुत सारी जो है बेहतर क्वालिटी एजुकेशन हम उनको दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बुलंद खान जुने जो मौजूद है, तर्जुमान हुकूमत सिंध। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद उद्दीन साहब। आप साबिक चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर, हम यहाँ तालीम के हवाले से जनरली बात कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस मैं आपसे करना चाहूँगी जो बतौर सहाफ़ी आपसे जानना ज़रूरी है कि पहले तो ये कहा जाता था कि जो बड़ी सीट्स हैं, चाहे वो मैट्रिक बोर्ड हो या इंटर बोर्ड हो, वहाँ पे एडहॉक बेसिस पे, स्पेशली मैं कराची की बात करूँ तो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या सिचुएशन वाकई ऐसा है कि एडहॉक बेसिस पे थे और वहाँ पे जो बढ़तियाँ हैं वो उस तरह से नहीं हो रही थी, या अब मामले बेहतर हो गए? और ये कहा जा रहा था कि ये मामले इसलिए नहीं बेहतर हो रहे जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि एडहॉक बेसिस पे लोग आते हैं, परमानेंट नहीं आते। क्या कहेंगे? जी हाँ, ये तो ठीक है। 2016 में मुझ समीत बहुत सारे चेयरमैन अपॉइंट हुए थे, लेकिन सिंध के तमाम बोर्ड्स में नहीं हो सके थे। अच्छा, चेयरमैन के साथ 2-3 पोस्टें और बहुत अहम होती हैं, जिसमें सेक्रेटरी है, जिसमें ऑडिट ऑफिसर है, जिसमें कंट्रोलर है। तो अब भी आपके पास पूरे सिंध में किसी एक बोर्ड में भी परमानेंट कंट्रोलर, परमानेंट सेक्रेटरी, परमानेंट ऑडिट ऑफिसर नहीं है। मैं समझ रहा हूँ गुज़िश्ता इस बात को कोई 8 साल तो बिला मुबालगा हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बोर्डों का मैकेनिज्म बेहतर करना है तो अब हमें ना IT बेस्ड जो बच्चे आ रहे हैं ना, BS और MS करके कंप्यूटर साइंस में, अब हमें उन्हें इंडक्ट करना चाहिए, लेकिन इस टाइप की कोई पेश नज़र है ही नहीं है हमारे जो करता धरता है उनके। अगर इस एंगल से सोचें कि कंप्यूटराइज बच्चे जो है जिन्होंने कंप्यूटर में BS MS किया है, अगर उनको इंडक्ट करते हैं एग्जामिनेशन में, इवन हम कहते हैं ऑडिट के अंदर, तो हम अपने निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए एक बिल चाहिए और बिल ऊपर से होनी चाहिए। अच्छा, आप यानी कि ये मसला इतना सीरियस है और आप, मुझे तो हैरत है कि आप 8 सालों की कहानी आप सुना रहे हैं, तो वाकई अभी तक भी ये है कि मुस्तकिल बुनियादों पे लोगों की हायरिंग नहीं हुई हुई सीटों पे जो है एक शख्स को काम नहीं कर सकता। बहुत सारी, जिस तरह आपने कहा कि पूरी चेन है जिसको होना ज़रूरी है, तो अभी भी ये हाल है। अभी सेम है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही है। और ये तीनों पोस्ट में वो हैं जिनको कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपॉइंट करती है, यानी जिसको चेयरमैन अपॉइंट करता है जिस अथॉरिटी को, वही अथॉरिटी कंट्रोलर अपॉइंट करती है, वही अथॉरिटी सेक्रेटरी अपॉइंट करती है, वही अथॉरिटी ऑडिट ऑफिसर अपॉइंट करती है। अच्छा, एक और एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो आप ही जानते होंगे। स्कूटनी की जाती है, स्कूटनी की रकम में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है, जो 9 मैट्रिक के बच्चे स्कूटनी करवा रहे होते हैं। लेकिन स्कूटनी का मतलब जो है, डेफिनेशन देखें तो सिर्फ वो मार्किंग है जिसको चेक किया जा रहा है। आप समझते हैं कि ठीक है कि स्कूटनी में यही कुछ होना चाहिए, या ये कर लेना चाहिए कि जनाब कुछ पैसे बढ़ा के अगर फ़ीस ली ही जा रही है तो उस बुनियाद पे बाकायदा रीचेक की पॉलिसी भी हो कि जनाब, और बच्चे जो है वो कॉपी देख भी लें, जिस तरह से A लेवल O लेवल की में होता है। इस पे क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए, स्कूटी में तो शायद O लेवल A लेवल में भी यही कुछ होता है कि वो लोग स्कूटी करके भेज देते हैं। हमारे पास जो है ना, देखिए, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंज ना। यहाँ शायद एप्पल पहले फीस 600 रुपए थी, अब शायद 1000 रुपए हो गई है। और आप देखेंगे वहाँ एक पेपर की फीस O लेवल में कोई 25,000 27,000 है, तो उनके पास अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। हाँ, हमारे पास बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, और नो डाउट अगर कानून में तरमीम की जाए तो कोई हर्ज नहीं है कि बच्चे को कॉपी दिखा दी जाए ताकि वो मुतमईन हो। लेकिन डिजर्विंग शुड डिजायर ना, फिर उसमें वही बच्चे अप्लाई करें। अभी तो क्या होता है कि क्योंकि फीस इतनी कम है तो किसी बच्चे को या पेरेंट को 2 सब्जेक्ट कराने हैं तो वो सब सब्जेक्टों की फीस भरते हैं, कॉपी निकलती है, उसमें एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो बल्कि आई डू एग्री विद यू कि अगर हम इसकी फीस बढ़ा दें
और इसका कोई और मैकेनिज्म करें, कंप्यूटराइज करें, बच्चे को ऑनलाइन कॉपी दिखा दें, तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन बोर्ड में रश न लगाया जाए। अच्छा, एक और चीज़, चूंकि आपसे ढकी छुपी नहीं है, सारा डिपार्टमेंट तो बुरा नहीं होता, लेकिन काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं। आपके भी इल्म में होगा कि ये जब नंबर कम आ जाते हैं 9th क्लास में और जब तक मार्कशीट नहीं आती, उससे पहले हर बच्चे से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बैठे हुए हैं हर जगह, जो कि एक मखसूस रकम लेके कहते हैं जनाब नंबर बढ़ जाएंगे, आप परेशान ना हो, मार्कशीट आएगी तो नंबर बढ़े हुए होंगे, इसमें इसकी फ़िक्र ना करें, जो रिज़ल्ट आपके हाथ में आया है। और ये काम बहुत पहले से हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ये कैसे ठीक हो सकता है? क्या आपके इल्म में कभी ऐसी चीज़ें आई हैं? देखिए, बात यह है कि अच्छे बुरे लोग हर डिपार्टमेंट में होते हैं, लेकिन हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। तो जो मैंने पहले भी एक तजवीज़ दी थी जब मैं चेयरमैन था इंटर बोर्ड का, तो मैंने कहा था कि हम एक एक्सटर्नल रिव्यू कमेटी बनाएं। एक्सटर्नल रिव्यू कमेटी में एनईडी है, सर सैयद है, और कराची यूनिवर्सिटी है, और ये आगा खान है, और एक आईबीएस कराची है। हम इनका एक कंट्रोलर रिप्रेजेंटेटिव ले लें, डिप्टी कंट्रोलर, और वो हमारे मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट को वो देख ले, एक नजर ना मार्क कर ले, और इसके बाद जब एक दफा रिजल्ट अनाउंस हो जाए तो उसको लॉक कर दिया जाए, उसको चेंज ना किया जाए ना, बिल्कुल। और स्क्रूटनी के जो केसेस हों वो भी फिर जितने भी बच्चे अप्लाई करें, क्योंकि जाहिर एक ही जरिया हो सकता है नंबर चेंज होने का कि थ्रू ड्यू प्रोसेस, जैसे स्क्रूटनी कहते हैं। तो जो रिजल्ट हो पहले दिन जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ वो लॉक हो जाए, वो किसी और अथॉरिटी को सबमिट हो जाए, इसके बाद उसमें जो माइनर चीजें होती हैं वो देखी जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी तजवीज़ थी, लेकिन उस जमाने में जो सेक्रेटरीज वगैरह थे उन्होंने इतना इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये जो आप मसला कह रही हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाता उससे। लेकिन अभी है, ये आपके इल्म में होगा कि ये टिल डेट ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, अब तो मैं हूँ नहीं, इसलिए मैं यकीन से कह नहीं सकता। सर, हम ये आपको यकीन से कहते हैं और हमें कहने में कोई कबाहत नहीं है। मैं आपकी पोजीशन को समझ सकती हूँ, लिहाजा मैं आप पे एम्फेसाइज नहीं करती कि आप ये बात बोले, लेकिन हम बतौर सहाफ़ी हमारा काम है कि हम बताएं। तो टिल डेट ये काम हो रहा है कि एक एक पेपर के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पैसे बताते हैं, कोई 50,000 कहता है, कोई 1 लाख रुपए कहता है। उस ज़िम्मन में स्कूटनी के ज़रिए से रास्ता निकाला जाता है, और वो बच्चा जो कि वाकई फेल हुआ उसको भी पास कर दिया जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सर, ये तो प्रोसेस चल रहा है। इसमें कुछ सही भी हो सकता है, कुछ अफसाने भी बहुत होते हैं। नीडी मैन हैज नो सेंस। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में ऐसे जाली लोग होते हैं जिनका कोई अथॉरिटी नहीं होती, ना वो करा सकते हैं। ये भी है। वो बाज़ दफा लोगों से पैसे ले लेते हैं और खा जाते हैं, ना बोर्ड को पता होता है ना किसी को पता होता है। तो लोगों को भी चाहिए कि अनअथॉराइज्ड लोगों से कॉन्टेक्ट न करें, बल्कि बोर्ड के अंदर जो कंसर्न लोग हैं उनके पास जाएं, तो शायद अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि मैं तालीम के मयार पे तो आपसे नहीं बात करूँगी, किसी और प्रोग्राम में हम आपसे तफसील से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास आपसे बात गुफ्तगू का कम ही होता है, तो हम इस पर मोटी मोटी अमूर पे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो लोग पहले, अब तो ये टेक्निकल सिस्टम आ गया है, लेकिन जो लोग पहले मैट्रिक और इंटर की अपनी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन निकालना चाहते हैं, या जनाब वो चाहते हैं कि तमाम चीज़ें ऑनलाइन ही हो जाए, तो क्या ये अब सहूलत प्रोवाइड कर दी गई है कि वो लोग जो 70s 60s 80s 90s वाले बच्चे हैं, 90s वालों के पास तो फिर भी होंगी चीज़ें, वो ऑनलाइन भी अपनी चीज़ें निकाल सकते हैं और अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स को यकजा कर सकते हैं? देखिए, मैंने मैट्रिक बोर्ड में ये 51 में बना था कराची का मैट्रिक बोर्ड ना, तो मैंने अपने जमाने में कोई 25 इयर्स का रिकॉर्ड आर्काइव कराया था उस जमाने में ना, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि जो हमारे लेजर है वो बहुत पुराने हो गए, तो वो रिकॉर्ड अब भी आर्काइव होगा। जब मैंने 2020 में मैट्रिक बोर्ड छोड़ा था तो उस वक्त ये आर्काइव था, और मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आज सर ये 25 साल का कौन सा रिकॉर्ड था? ईयर्स आप मुझे कुछ सॉफ्टवेयर है सर, ये सारा रिकॉर्ड अवेलेबल हो सकता है बिल्कुल विद इन नो टाइम। सर, ये 25 साल कौन से थे? ये आप कुछ अर्सा बताएंगे ताकि हमारे व्यूज उसको सुन सकें। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये 60 से लेके हमने कोई 90 या 95 तक कर लिया था उस जमाने। लेकिन सर, एक बेंचमार्क क्रिएट करना होता है, इसका मतलब आपने वो बेंचमार्क बना दिया, यकीनन आने वालों ने भी कुछ ना कुछ तो काम किया होगा इस पे।
यकीनन मैं समझता हूँ उसके बाद अच्छे लोग आए, उन्होंने किया होगा यकीन। सर इस वक्त ओवरऑल जो मामलात हैं उसकी बेहतरी के लिए आप क्या समझते हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि 9 का रिजल्ट अनाउंस हुआ लेकिन नंबर नहीं शो हुए, अमूमन 9 के नंबर शो हो जाते थे और रिजल्ट भी बहुत देर से आया है, अब जिन लोगों की सप्ली लगी है उनको बड़े एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्या समझते हैं कि रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए जो नवी जमात का है? देखिए ये उस वक्त भी कोशिश हुई थी, लेकिन जो प्रैक्टिकली डुएबल है वो ये है कि 3 से 3.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ सकता है बिल्कुल आराम से। और आता भी था पहले रिजल्ट, अगर उस दौर में देखें, क्योंकि मैंने 2020 में छोड़ दिया तो ड्यू टाइम पे तकरीबन रिजल्ट आ जाता था और नंबर मेरे इल्म में अब नहीं है, लेकिन पहले तो इदारे उसके साथ नंबर अटैच होते हैं। सर नहीं आए इस दफा, आज किसी के भी नंबर नहीं आए, शायद उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा या मदनी कैपेसिटी का फुकदान है। और मैंने आपसे कहा ना कि अगर हम आईटी को इंट्रोड्यूस कराएं, हमारे यहाँ पता नहीं लोग जो बोर्ड्स में या दीगर डिपार्टमेंट में भी आईटी को इंट्रोड्यूस करने में डरते हैं, प्रैक्टिकल हैंड नहीं है और सब लोग मैनुअल काम करना चाहते हैं। तो अगर हम आईटी को यूटिलाइज करें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि जैसे आपने अभी कहा था कि स्क्रूटनी भी हम बच्चे को घर बैठ के दिखा सकते हैं कि देखिए ये आपकी कॉपी है, ये असेस हुई है, टीचर ने असेस की है। तो अगर हम आईटी को इसमें इनकलकेट करें तो डेफिनेटली हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम अगर बिल्कुल खत्म नहीं होंगे तो मिनिमाइज जरूर होंगे। बहुत पॉजिटिव बात की जी जी। पाकिस्तान में जो असल फुकदान है ना वो मैनेजमेंट का फुकदान है हर डिपार्टमेंट में। अगर हम चीजों को मैनेज अच्छा कर ले तो हमें साइंटिफिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत पॉजिटिव बात और बहुत खुल के आपने बात की। प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन साहब, साबिक चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड, हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर अहमद कादरी साहब, आप माहिर तालीम में। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी जी मैं आपको सुन सकता हूँ। सर ओवरऑल हम तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सिंध की तालीम के हवाले से, और इस वक्त हम देखते हैं कि गोश्त स्कूलों की भी बात हुई, असातिज़ा की भर्ती की भी बात हो रही है, 90,000 मज़ीद कहा जा रहा है कि असातिज़ा भर्ती हो गए, लेकिन मामला बेहतर हो नहीं रहे। बजट भी है, NGOs भी काम कर रही हैं, NPOs भी काम कर रही हैं, बल्कि सिंध हुकूमत NGOs को सपोर्ट करके उनके स्कूल्स को भी अडॉप्ट कर रही है। प्रॉब्लम है कहाँ? असल बात है जो तालीम के निज़ाम में अहम तरीन मकसद है वो ये है कि जो पॉलिसीज़ हैं उनको सिंक्रोनाइज होना चाहिए एक दूसरे के साथ, उनका मुंतकी राब्ता, इस्तदलाल और माशरे की रहनुमाई के उसूल उसमें होने चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि तालीम के शोबे में सिर्फ रिक्रूटमेंट कर देना काफ़ी नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जो मनसूबा साज हुकूमतें हैं उनकी अपनी बाज़ सूरतों में खुद की जो तालीमी लियाकत है वो क्या है, क्योंकि जब निसाब तालीम से लेकर निज़ाम तालीम तक आप जाते हैं तो उसमें अहम तरीन बात ये होती है कि आप करना क्या चाहते हैं, जिसको आप कहते हैं मिशन स्टेटमेंट। खाली मिशन स्टेटमेंट बना देने से कौमों की तकदीरें नहीं बदलती, कौमों की तकदीरें मिशन स्टेटमेंट पर अमल करने से बनती है। और ये बात तो तय है कि हम अक्सर और बेशतर बहुत तेज़ी के साथ, बहुत जल्दबाजी में बहुत बड़े बड़े फैसले कर जाते हैं और हम उन फैसलों में इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ या हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। मेरे ख्याल है कि जो प्राइमरी की सतह से लेकर और आला तालीमी सतह तक, जिसको हायर एजुकेशन कहते हैं आप, उसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि उसमें जो तालीमी निज़ाम की पॉलिसीज़ हैं उनके तसलसल में एक ऐसा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कंडीशनल एनवायरनमेंट है कि जिसमें बड़ी मुश्किल के साथ मेरा ख्याल है कि एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है कि वो तालीमी पॉलिसी दे दे। सर मैं आपकी बात कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। आपने तालीमी लियाकत की बात की और आपकी गुफ्तगू से जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जो आप बात कर रहे हैं वो एक PhD शख्स ही इस बात को समझ सकता है कि जनाब मसाइल हैं क्या। जब आप समझते हैं तालीमी लियाकत के हवाले से, जब तमाम जो भी PhD का जो सफ़र पाकिस्तान में गुजरता है तो वही समझ सकता है कि PhD किस प्रोसेस का नाम है तालीम के साथ साथ। मुझे बताएं कि फिर
हमने ब्यूरोक्रेसी को बीच में क्यों डाला? हम अभी भी उसी पे चल रहे हैं। बड़े फसादात हुए, बड़ी रैलियां निकाली गई, बड़ी ताले लगाए गए, लेकिन हम भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जी तालीमी लियाकत क्या चीज़ है और मैनेजमेंट क्या चीज़ है। हम खुद ही इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे, तो मसले कैसे हल होंगे? असल में आपने बिल्कुल बहुत बुनियादी बात की जानिब इशारा किया है। तो सबसे बड़ा मसला हमारा है ना, वो ये है कि हम एक्सपर्ट्स तो लेकर आते हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ होते हैं या तो सियासी बुनियादों पर होते हैं, मसलिहतों को अपने सामने रख कर फैसले कर रहे होते हैं, या उनके मिजाजों के अंदर वो हकाइक जिसको आप कहते हैं कि माशरती हकाइक, जो सोशल नॉर्म्स है और सोशल रिक्वायरमेंट है, वो नजर नहीं आ रही। सिर्फ ये कहते हैं कि जी अमेरिका में ये होता है, कनाडा में ये होता है, जर्मनी में ये होता है, और वहाँ से हम कोई सिस्टम को कॉपी पेस्ट करके लाकर और मुश्किल इस्तिलाहात को हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि जो यहाँ के रहने वालों की समझ में ही ना आए, तो वो कैसे तरक्की करेगा माशरा। और जिस माशरे में पैरेलल जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो एक दूसरे के तजादात के साथ चल रहे हैं, कहीं ओ लेवल चल रहा है, कहीं ए लेवल चल रहा है, कहीं मैट्रिक चल रहा है, कहीं पीला स्कूल चल रहा है, कहीं नीला स्कूल चल रहा है, और कहीं, तो आपने तो माशरे में तजादात के इतने रास्ते खोल दिए हैं कि उससे आपको जो असल ताकत मिलनी है, जो आपके नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो खानदगी के अमल से गुजरना है, जिनको आपने उनको कंफ्यूज करके रख दिया है माशरे के अंदर। और आपसे मुराद मैं माशरे की बात में सिर्फ हुकूमत की बात नहीं कर रहा, पूरा माशरा, और माशरे में जो तालीमी निज़ाम के जिम्मेदार लोग हैं वो सब इसके पूरी तरह जिम्मेदार हैं। एक हफ्ते और दो हफ्ते और 10 दिन 15 दिन के लिए अगर, या 2 महीने 6 महीने 4 महीने के लिए, या फिर 10 साल के लिए जो लोग एक सीट पर बराजमान हो जाते हैं, तो या तो आर्जी बुनियादों पर या मुस्तकिल बुनियादों पर बैठकर वो उसमें अपने आप अक्ले कुल बनकर ऐसे फैसले कर रहे होते हैं जिससे उस निज़ाम तालीम को जो आप तवक्को करती है, कौम तवक्को करती है, मुआशरा तवक्को करता है, वो तो कहीं बहुत दूर रह जाता है। बल्कि उसमें मफादात, जिसको कहते हैं आप इंटरेस्ट आर्टिकुलेटेड ग्रुप्स, अपने काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर प्राइवेट स्कूल्स को अगर आप लेकर चले, तो साहब प्राइवेट स्कूल्स में से वो प्राइवेट स्कूल्स आगे जाएंगे जिनकी कहीं ना कहीं पुष्ट बनाई किसी बुनियाद पर कोई ना कोई ताकत या सियासी ताकत उसकी पुष्ट पर होगी। तो अब अगर आप इन चीजों में जाएंगे तो आपकी कौम क्या तरक्की करेगी। अच्छा, अब आप आइए निसाब तालीम की तरफ। निसाब तालीम में यूनिवर्सिटी के लेवल पर बाज़ डिपार्टमेंट्स के, अक्सर डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि 20-20 साल से आपका सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ है, तो आप आउटडेटेड सिलेबस को पढ़कर माशरे जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो तरक्की याफ्ता माशरे, उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, उससे मैच कैसे करेंगे आप। ये जो बच्चे मुसाबक़ती इम्तहानात वगैरह देते हैं, CSS वगैरह देते हैं, आप देखिए इनका खुद का CSS वगैरह का या PCS वगैरह का या दीगर और जो तालीमी निज़ाम के अंदर जो बच्चे ग्रेजुएट्स हमारे आ रहे हैं, उनका रुझान अब क्या हो गया है। वो कहते हैं कि छोड़ दो यहाँ से, बस पाकिस्तान से बाहर निकलो। पाकिस्तान से बाहर इसलिए निकलो कि हम कंफ्यूज सोसाइटी में कंफ्यूज किए गए हैं, तो हमें इससे निकलना होगा। तो हम नौजवान को ज़हनी मरीज बना रहे हैं, मायूसी पैदा कर रहे हैं। काबिलियत का जो हमने मजाक उड़ाया है, सलाहियत का जो हमने मजाक उड़ाया है कि ना लिखने के 2 लफ्ज आते हैं, ना बोलने के 2 लफ्ज आते हैं, लेकिन सिर्फ यह कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफर न थे। तो इससे हमें निकलना होगा। अच्छा सर, मैं आपके सियासी नारों से और सियासी एतबार से कि किसी जमात के नुमाइंदा बनकर हमें काम नहीं करना होगा, बल्कि पाकिस्तान का नुमाइंदा बनकर हमें काम करना होगा। तब जाकर हमारा पाकिस्तान, हमारा सूबा, हम लोग तरक्की कर सकेंगे। सर वक्त की कमी है, लेकिन आपसे सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। उर्दू साइंस कॉलेज भी था कराची यूनिवर्सिटी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में हमने फिर लॉ के डिपार्टमेंट्स भी हमने देखे, वो भी काम कर रहे थे। पीले स्कूल में पढ़ना भी एक फ़ख्र की बात थी। आज बड़ी बड़ी पोस्टों में लोग बैठे हुए। कहाँ से तनज़ुली का आगाज़ हुआ कि आज हम अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही दूसरे यूनिवर्सिटी के शख्स को लेना चाहे तो कराची यूनिवर्सिटी के शख्स को छोड़ के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के शख्स को उठाना चाहेगी और अपने पास नौकरी पे रखना चाहेगी, क्योंकि वो उस पर भरोसा कर रहे हैं। हम ब्यूरोक्रेट्स को हम VC की सतह पे लेके आना चाह रहे हैं। मैं बेसिकली इस बात पे कंफ्यूज हूँ कि कौन सा एरा था कि जहाँ ये तमाम चीज़ें शुरू हुई हैं और हम आज इस यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जहाँ पे नहीं होना चाहिए था हमें।
एक बात ऑब्जर्व करूं मैं कि यूनिवर्सिटी माथे का झूमर होता है किसी भी मुल्क के, और किसी भी मुल्क को अगर देखना हो तो उसके यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी तहरीरें, उनके बोलने का अंदाज और उनके साइटेशन, उनके रेफरेंसेस और उनका मकाम मर्तबा इल्म दुनिया में क्या है, यहाँ से कोई मुल्क पहचाना जाता है। अब अगर हमारी जिंदगियों में ये होने लगे कि हम तालिब इल्मों के आर्टिकल्स के अंदर जबरदस्ती अपने नाम को शामिल करें, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के अंदर हम ये देखें कि जी वाइस चांसलर किस सियासी जमात का है और किस जबान का बोलने वाला है, किस जहन का है और किस अंदाज से सोचता है और हमारे मफादात कितने पूरे करेगा, अगर इस पर हम चलेंगे, मैं बहुत खुली बात कर रहा हूँ, तो मुझे बताइए फिर यूनिवर्सिटीज क्या तरक्की करेंगी? यूनिवर्सिटीज तो बांझ हो जाएगी ना। यूनिवर्सिटी में जो तहकीक का मेयार होगा, तालीम का मेयार होगा, जो उसकी प्रोडक्शन होगी, जो उसकी आउटपुट होगी और जो कम्युनिटी बिल्डिंग का जो कैरेक्टर यूनिवर्सिटी का होता है जिसमें से लीडरशिप पैदा होती है, वो तो सब खत्म हो जाएगी। फिर तो आपने तालीमी इदारों के अंदर जो पाबंदी लगाई हुई है तालिब इल्मों की तरबियत की, सही मानों में जिसकी तरबियत होनी चाहिए और उनको सर्टिफिकेट तक जाना चाहिए, वहां तो आपने हर तरह की खतरा लगाई हुई है। फिर उसके बाद जो आपने 15 पर्चों और 5 पर्चों और 10 पर्चों तक और पीएचडी तक महदूद कर लिया, तो आप देखिए कि पीएचडी की दौड़ कैसी लगी हुई है, पर्चों की दौड़ कैसी लगी हुई है, प्रोडक्शन कैसी चल रही है और किस तरीके से जो जर्नल्स रिसर्च जर्नल निकल रहे हैं एचईसी के लेवल तक, उसके अंदर हम पहुंचे कहां पर है, किस जगह पर पहुंचे, क्या मेयार है कि एक ऐसे रिसर्च जर्नल भी है कि जिसमें एक प्रोफेसर के 3-3, 4-4 आर्टिकल छपे हुए कि उसको सिर्फ तादाद पूरी करनी है, मेयार थोड़ी देखना है। तो क्या रह जाता है उसके बाद? मेरा ख्याल है कि काफी जब फेज 1, फेज 2, फेज 3 में जब आप वाइस चांसलर के इंटरव्यू लेते हैं तो फाइनलाइज होने में जब बिल्कुल स्क्रीनिंग फाइनल हो रही होती है तो उसके अंदर ये नहीं देखा जाता है कि ये किस सतह का है, वहां तो ये देखा जाता है कि इसकी सतह हमसे मैच करती है नहीं करती। अब हम में कौन आता है मुझसे बेहतर आप जानती हैं। सर बताओ, पीएचडी में ऑन स्क्रीन आप मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मेरी लोगों पे मुस्कुराहट है और मैं सारी बातों को जो है वो रिलेट कर रही हूँ, लेकिन वक्त की कमी है। इंशाल्लाह ताला आपसे एक और मुलाकात और सेशन खास तौर पे इसी हवाले से होगा। बहुत शुक्रिया सर, आप आज आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। आपका भी और आपके इदारे का बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।